वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इसे देखते हैं। ये IPCC का प्रैक्टिस मैनुअल है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, दोनों करेंगे। जल्दी से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करती हूँ तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। जो 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड की जाती है वो लॉन्ग टर्म होती है, जो उससे कम की जाती है वो करंट इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। बाद में आती है वैल्यूएशन एंड रिक्लासिफिकेशन। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ICAI सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो इनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्हें समझते हैं जल्दी से, और इन्हें याद रखने की भी बहुत ज़रूरत है, तो याद रखेगा। अगर मैं बात करती हूँ वैल्यूएशन की, तो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन बिल्कुल इन्वेंट्री के जैसी होती है, जैसे कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो बिल्कुल कॉस्ट पे ही होती है, एट कॉस्ट, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये तो हमारी बात थी वैल्यूएशन की। अब बात आती है रिक्लासिफिकेशन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? आपकी पहले करंट इन्वेस्टमेंट थी, आपने उसको लॉन्ग टर्म में रिक्लासीफाई कर लिया, करंट से लॉन्ग में जाएगा तो बिल्कुल करंट की तरह रिक्लासीफाई होगा। दैट मीन्स कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म से करंट में जाता है, लॉन्ग टर्म से करंट में जाता है, लॉन्ग टर्म किस पे होती थी? कॉस्ट पे होती थी। अब वो लॉन्ग टर्म से करंट पे चला गया, तो हम किस पे करेंगे? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर आई होप आपको रिक्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। इसके बाद एक डिस्पोजल वाली चीज़ भी आती है कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, देखो आप बेच रहे हो, खत्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आप चार्ज करोगे P&L से। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। मैं जल्दी से आपको कुछ थ्योरी, मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आती हैं। हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है डेट, एक आता है इक्विटी। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेट के बारे में पढ़ेंगे, देन डेट के क्वेश्चन करके आएंगे, देन हम वापस भाग के आएंगे, इक्विटी पढ़ेंगे और इक्विटी के क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप पेपर खोल के बैठे हो, अब आपके सामने इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बनानी है टाइमलाइन। जब आप टाइमलाइन ऐसे बना लेते हो कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये परचेज़ की है, ये सेल की है, यहाँ इंटरेस्ट देना है, फिर परचेज़ किया है, फिर सेल किया है, तो इससे क्या होता है? आप कोई भी ट्रांजेक्शन आपसे छूटेगी नहीं, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं, सारे स्टेप्स आप करके आओगे, पूरा अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको टाइमलाइन बनानी है। उसके बाद आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट में आपको 3 कॉलम रखने हैं। 3 कॉलम किसके रखने हैं? फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट का, ये 3 रखने हैं। कॉस्ट में क्या बता रही हूँ, जैसे कि आपका डिबेंचर था 10 का था, 2 रुपये इंटरेस्ट था, फेस वैल्यू 12 हो गई। तो फेस वैल्यू तो ये हो गई, इंटरेस्ट ये आ गया, कॉस्ट आपकी 10 रुपीज़ हो गई। तो इस तरीके से आपको नोट करना है। उसके बाद आता है कॉस्ट में हमेशा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट आएगी। एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट के लिए आप जब अलग से कॉलम बना रहे हो तो कॉस्ट वाली चीज़ में इंटरेस्ट क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। इंटरेस्ट हम अलग से दिखाएंगे, कॉस्ट में सिर्फ कॉस्ट जाएगी। ठीक है, कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड है, तो हम लोग उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, उससे एक्स इंटरेस्ट पे ले आएंगे। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में कोई भी नहीं दे रखा कि इस पर्टिकुलर से आपको वो क्वेश्चन करना है, इस पर्टिकुलर मेथड से आपको वो क्वेश्चन करना है, तब आप वेटेड एवरेज यूज़ करोगे। अदरवाइज जो दे रखा है उसी से ही आपको करना है। ये सारे आपको सारे के सारे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपके ओपनिंग के इंटरेस्ट में अगर बैलेंस शो हो रहा है, ओपनिंग में इंटरेस्ट में बैलेंस शो हो रहा है, तो क्लोजिंग में भी होगा, और अगर ओपनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्लोजिंग में नहीं होगा। अच्छा, लास्ट चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद जल्दी से जाके हम क्वेश्चंस करेंगे। पूरी थ्योरी डेट तक की तो खत्म हो जाती है कि आपकी, मान लो लास्ट में आप चेक करो, बिल्कुल सारे काम हो गए, लास्ट में आपको जब कॉस्ट निकाल रहे हो बची हुई इन्वेस्टमेंट की, तब आप उसकी कॉस्ट निकाल लो। सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट निकालो, जिस भी मेथड से दे रखा था आपने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद आप उसकी मार्केट वैल्यू चेक करो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आपने कॉस्ट कम लिखी है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमने कॉस्ट कम दिखा रखी है, मार्केट वैल्यू वैसे भी उससे ज़्यादा ही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कॉस्ट ज़्यादा दिखा रखी है, मार्केट वैल्यू कम होगी, इसका मतलब लॉस हो गया आपको। आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है लेकिन मार्केट में वैल्यू कम है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसे P&L से चार्ज करके एज अ लॉस दिखाओगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये क्वेश्चन वैसे इसमें पर्टिकुलर दिया हुआ है कि ये फीफो मेथड से किया जाएगा, लेकिन मैं आप इसमें 2 साइकिल घूमेगी, परचेज सेल की, तब मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। फीफो से भी करके दिखाऊंगी एंड वेटेड एवरेज से भी करके दिखाऊंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है,
टाइमलाइन हम आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। मिस्टर पुरोहित फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू इट्स होल्डिंग 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 8% डिबेंचर 100 मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 के हिसाब से आपको लेके चलनी है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, पहले उसने ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस में फेस वैल्यू 120 की, कॉस्ट है 118 की। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब आप समझते हो, ओपनिंग में इंटरेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इंटरेस्ट है नहीं। जब ओपनिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो क्लोजिंग में इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। ओपनिंग में जब इंटरेस्ट नहीं है तो क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद देखो 1 जुलाई 2009 को उसने खरीदे हैं 100 डिबेंचर्स ऑफ 98 के खरीदे हैं 100 डिबेंचर्स, और इसने साफ साफ बोल दिया एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट अलग है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो मतलब इंटरेस्ट हम अलग से निकालेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता नहीं लगता किस पे इंटरेस्ट निकालें। हमेशा याद रखना, जब भी आप इंटरेस्ट निकालते हो, कभी भी आप इंटरेस्ट निकालते हो, सारा इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। किस पे निकलता है? नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। उससे अगर करोगे कभी गड़बड़ नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, 110 को उसने क्या किया, 200 डिबेंचर्स थे, उसने बेच दिए 100 रुपीज़ के। चलो ठीक है, ये भी एक्स इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है कि 1 को उसने क्या किया, 50 डिबेंचर्स थे, 98 के बेचे, लेकिन इसमें कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब है कि इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी ऐड है, तो पहले इंटरेस्ट निकालूंगी। इंटरेस्ट किस पे निकालूंगी? नॉमिनल वैल्यू पे निकालूंगी। इंटरेस्ट निकालूंगी, देन उसमें से लेस कर दूंगी, तो वो क्या आ जाएगा? एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसे मैं कॉस्ट के कॉलम में लिख सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद 200 डिबेंचर्स उसने बेचे 99 के, विच इज़ कूल। ओके, हम लोग कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कि ये कहता है कि ड्यू डेट जो इंटरेस्ट की है वो 30 सितंबर है, 31 मार्च है। मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, या तो 30 सितंबर को दिया जाएगा, 31 मार्च को दिया जाएगा। साथ में ये कहता है, मैं आपको बता देती हूँ, साथ में ये कहता है कि फीफो से आपको करना है। एक चीज़ और बोलता है कि जो पुरोहित है वो अपनी बुक्स को क्लोज करता है 31 मार्च को, और साथ ही साथ में आपको हर एक ट्रांजेक्शन में देखो लिखा हुआ है, ब्रोकरेज इज एट 1% इज टू बी पेड थ्रू ईच ट्रांजैक्शन। जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें ब्रोकरेज करेंगे। अच्छा, जो पीछे हम लोगों ने अभी थ्योरी करी, मैं उसमें बताना भूल गई थी, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम खरीदते हैं, जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो ब्रोकरेज को हम करते हैं ऐड, और जब हम कुछ भी बेचते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, तो हम ब्रोकरेज को करते हैं लेस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों को करना है। चलो मैं जल्दी से एक बार आपको टाइमलाइन बता देती हूँ। टाइमलाइन को आपको रफ वर्क में काम करना है, ठीक है, आपको कैसे बनानी है ताकि आपको सारी चीज़ें ये रही। तो ये मेरी टाइमलाइन है, सीधी, मेरे से थोड़ा वो हो गया है, सीधा रखना। ओके, ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है 14 का, 17 को हमने परचेज़ की है, ये 30 सितंबर को हम लोगों को इंटरेस्ट देना है, 110 को हम लोगों ने वापस से सेल किया है, 1 को हम लोगों ने परचेज़ किया है, 1 को हम लोगों ने सेल किया है, एंड 31 मार्च का फिर से इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आप टाइमलाइन बनाओ। इसकी जैसे ही आपने इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, यहाँ पे क्लिक करो, ये करा, ऐसे टिक करते हुए चले जाओ, ऐसे आपकी कोई भी एक ट्रांजैक्शन भी नहीं छूटेगी। ऐसे क्वेश्चन करोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको पहले मैं एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो 2 ट्रांजेक्शन हैं, ये जो 2 ट्रांजैक्शन हैं, मैं आपको ये वेटेड एवरेज से कराऊंगी, और जो पहले की 2 जो ट्रांजैक्शन थी वो मैं आपको फीफो से कराऊंगी। आपको पता लगेगा कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये पूरा क्वेश्चन फीफो से है, बट मैं आपको बताऊंगी कि फीफो एंड वेटेड एवरेज को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात आती है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमारा 1/4/9 को 120 और 118 का हम लोगों को गिवन था। देखो यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, तो एंड में भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, समझ आया, ये चीज़ गिवन थी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद कहता है 17 को उसने खरीदे थे, कितने शेयर्स खरीदे थे? 100 खरीदे थे। कितने के खरीदे थे? 98 के खरीदे थे। तो 9800, और हम लोग खरीदते वक्त क्या लगाते हैं? ब्रोकरेज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ 9898 आ गया। और 10,000 देखो 100 के थे इंटू 100, क्योंकि 100 हमारी नॉमिनल वैल्यू थी, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्या आपको 2 चीज़ तो समझ आ गई कि आपकी नॉमिनल वैल्यू 10,000 कैसे आई एंड 9898 कैसे आया। अगर ब्रोकरेज नहीं होती तो 9800 आ जाता, ब्रोकरेज थी इसलिए मैंने 1% ऐड कर दिया। बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने इंटरेस्ट सीख लिया ना, तो आपके आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सही करने लग जाओगे। तो इंटरेस्ट सीखते कैसे हैं? देखो, आप ये देखो, आप खड़े कहाँ पे हो? आज मैं खड़ी हूँ 1 जुलाई पे, मैं खड़ी हूँ, आज है 1 जुलाई, मैं खड़ी हूँ 1 जुलाई पे। लास्ट सोचो, अब लास्ट मुझे इंटरेस्ट कब मिला होगा? सोच के देखो। इंटरेस्ट साल में 2 बार मिलता है, या तो 30 सितंबर को मिलता है या 31 मार्च को मिलता है। तो अब मैं देखूँ तो मैं 1 जुलाई पे हूँ, तो लास्ट मुझे इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च को मिला होगा, राइट। उसके बाद तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, तो मार्च के बाद दिन काउंट करेंगे, मतलब मंथ काउंट करेंगे। अप्रैल, मई,
जून, मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलना होना चाहिए। तो जब और इंटरेस्ट निकालते किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं। तो हम लोग इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000 पे 8% के हिसाब से 3 मंथ्स का जब मैं इंटरेस्ट निकालती हूँ तो 200 रुपीज़ आ जाता है, और इस तरीके से मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हुआ ख़त्म, समझ आया, वेरी गुड। उसके बाद हम अब टाइमलाइन नहीं होती तो हम डायरेक्ट बढ़ जाते, 110 पे हमने सेल किया है, लेकिन अब हमारे पास टाइमलाइन है तो हमें ध्यान है कि 30th को हमें सबसे पहले इंटरेस्ट भी देना है। अच्छा, हम इंटरेस्ट देते किस पे हैं, उन सभी पे इंटरेस्ट मिलता है जो चीज़ें मैंने आज होल्ड कर रखी है। मैंने आज होल्ड कितना कर रखा है, 130 का होल्ड कर रखा है। होल्ड कितने का कर रखा है, 130 का होल्ड कर रखा है। लगाऊंगी कितने परसेंट का, 8% का। कितने मंथ्स का, मंथ्स अब कैलकुलेट करना सीखो। देखो हमें मिल रहा है 30/9 को, लास्ट मुझे सोचो वही सेम क्राइटेरिया, लास्ट मुझे इंटरेस्ट कब मिला होगा, मार्च में मिला होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर है ना, तो 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट लगाएंगे। 6 महीने का जैसे इंटरेस्ट लगाएगा 5200 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सारा समझ आया होगा। अब हम सीखेंगे सेल। 110 को उसने सेल किया। सी हम लोग जब एंट्री करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट ये डेबिट में आ जाता है। ठीक है, अब अगर मैं सेल कर रही हूँ तो बैंक में तो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट चली गई। तो सबसे पहले तो इसलिए हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने 200 शेयर्स थे, 100 के बेचे, तो नॉमिनल वैल्यू भी 20,000 आएगी। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू भी 20,000 आएगी। लेकिन उसमें साफ लिखा था हर एक ट्रांजेक्शन पे हमें ब्रोकरेज लगानी है, तो मैं -1% कर दूंगी। जैसे ही मैं -1% करूंगी मेरा 19,800 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब समझ आया, बिल्कुल आया। अच्छा, हम लोग जब सेल करते हैं, जब सेल कर रहा है तो कुछ प्रॉफिट भी होगा, कुछ लॉस भी होगा। ठीक है, ये सेल वाली चीज़ ना ध्यान से देखो, और प्रॉफिट लॉस भी ध्यान से देखो। ये मैं अब फीफो से सिखाऊंगी। नेक्स्ट जो साइकिल आएगी सेल और परचेज की, उसको मैं वेटेड एवरेज से सिखाऊंगी। ठीक है, जो ये फॉर्मूला होता है, जैसे जो ये मेथड होता है वो यूज इस सेल के टाइम पे होता है। वो भी कब होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखो, फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा वो पहले बेचेंगे। हमने पहला खरीदा क्या, 120 वाला खरीदा। अब 120 में से क्या जाएगा, ये 20 चला जाएगा। तो इसकी कॉस्ट क्या हुई, हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि कितने में बेचा, और फिर पता लग जाएगा प्रॉफिट क्या है। तो इसमें से बेचा है ना, तो देखो इसकी कॉस्ट क्या थी, हम देखते हैं। 118,000 इसकी कॉस्ट थी, बट किसकी कॉस्ट थी, पूरे 120 की कॉस्ट थी। हमें निकालनी कितने की है, 20,000 की कॉस्ट निकालनी है। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। हाँ, हमारी कॉस्ट इतने की थी, लेकिन हमने बेचा कितने का, इतने का बेचा। मतलब कॉस्ट हमारी कम थी, सेल प्राइस ज़्यादा थी, हमने फ़ायदे में बेचा है। कितने का फ़ायदा, 133 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हो गया। तो यही 133 रुपीज़ हमारा यहाँ पर एज अ प्रॉफिट आ गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि फीफो कैसे यूज़ करते हैं, फीफो मेथड कैसे लगाते हैं। तो यहाँ तक हमने फीफो तक का सीख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है, वापस से परचेज सेल, नीचे वाला वो सीखते हैं। देखो 1/1 को उसने वापस से परचेज़ किया, 50 शेयर्स थे और 98 के परचेज़ किए थे विद कम इंटरेस्ट किए थे। तो कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब हमें इसमें से इंटरेस्ट क्या करना है, लेस करना है। इंटरेस्ट कब लेस होगा, जब पहले इंटरेस्ट होगा। अभी इंटरेस्ट तो मालूम ही नहीं है, तो इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट निकलता किसने, नॉमिनल वैल्यू पे। सी नॉमिनल वैल्यू तो आ गई होगी ना, क्योंकि 100 थी तो 5,000 तो नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू पे हम लोगों को इंटरेस्ट लगाना है। चलो, ये तो मुझे पता लग गया, नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाना है, 8% का लगाना है। अब कितने मंथ का लगाना है वो देखना ज़रूरी है, तो वो देखते हैं। जैसे कि देखो, आपको समझ आ रहा है कि मैं 1/1 पे खड़ी हूँ, वही क्राइटेरिया है। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं 1/1 पे खड़ी हूँ, मैं 1 जनवरी पे खड़ी हूँ। लास्ट मुझे कब इंटरेस्ट मिला था, 30 सितंबर पे मिला था, 30 सितंबर में मिला था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो ठीक है मैं 3 महीने का इंटरेस्ट ले लेती हूँ। तो 5,000 पे जब मैं 8% का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाती हूँ तो मेरे पास 100 रुपीज़ आ जाते हैं। 100 का मेरे पास इंटरेस्ट लग गया। चलो, इंटरेस्ट आ गया, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कम इंटरेस्ट वाली अमाउंट निकालूंगी, इंटरेस्ट को लेस कर दूंगी, एक्स इंटरेस्ट आ जाएगी, उससे लिख दूंगी। तो अब इसे निकालेंगे कैसे, देखो हमारे
डिबेंचर्स थे, 98 कम इंटरेस्ट, ये याद रखना कम इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ, अब मेरा क्या था, ब्रोकरेज का भी इशू था। परचेज करते हुए ब्रोकरेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो मैं +1% भी कर दूंगी इसमें, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4949। हाँ, मेरा ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये तो कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे, इसको मैं 100 लेस कर दूंगी तो यहाँ 4849 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं जब कम इंटरेस्ट वाली चीज़ें होती हैं। पहले आप सारा काम कर लो जो आप एक्स इंटरेस्ट के लिए करते थे, मतलब पहले आप उसमें मल्टीप्लाई कर लो, ब्रोकरेज ऐड लेस कर लो, जो करना है कर लो, बाद में इंटरेस्ट को लेस करो। इंटरेस्ट सबसे लास्ट में ऐड होता है या लेस होता है, सॉरी, इंटरेस्ट सबसे लास्ट में लेस होता है, ठीक है। तो ये अमाउंट हमने निकाली। उसके बाद 1-2 को उसने सेल किया था। 1-2 को उसने क्या सेल किया था, देखो 1-2 को सेल किया था 200 डिबेंचर्स एट 99 एक्स इंटरेस्ट। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं 200 इंटू 99 उसने किया था, लेकिन नॉमिनल वैल्यू तो 100 से आएगी, तो यहाँ तो 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 19,800, साथ में -1% क्योंकि हमें ब्रोकेज लगानी है, तो 1962 आ जाएगा, 9602 आ जाएगा, 9602। अच्छा, अब मैं आपको एक बार फीफो से करके दिखाऊंगी एंड एक बार मैं आपको वेटेड एवरेज से करके बताऊंगी। अगर मैं फीफो से होता, देखो फीफो से तो मैं डायरेक्टली बताती हूँ, फीफो से होता तो मैं क्या करती, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 120 में से 20 तो ऑलरेडी जा चुका था ये वाला, तो इसका मतलब बचा कितना था, 1 लाख बचा था, 1 लाख में से और 20 चला गया। तो उसी तरीके से निकालेंगे कि 19677 आ जाएगा, 667 आ जाएगा। इसमें से जब ये लेस करोगे 64 का आपको लॉस हो जाएगा, तो इसलिए आपने यहाँ 64 लिख दिया। ये तो अगर आप फीफो मेथड से करते तो है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज का मतलब होता है सभी का टोटल लेकर डिवाइड करके होता है। जैसे कि आपके पास ये वाली कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट है और ये वाली कॉस्ट है, तीनों कॉस्ट को आप ऐड करो, तीनों को ऐड कर लो। जैसे मैं ऐड करती हूँ, चलो मेरे साथ साथ ऐड करो, 118,000 प्लस में 9898 प्लस में 4849, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 132747। अच्छा, हमारे पास यूनिट्स कितनी थी, हमारे पास फेस वैल्यू कितनी थी, 120 प्लस 10 प्लस 5 15 135 थी, तो 135, ठीक है। हम लोगों को निकालना कितने हैं, 20,000 के लिए निकालना है, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर लो 135 से, मल्टीप्लाई कर लो 20 पे, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 19,666, इतनी कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमने सेल कितने पे किया है, 19,602 पे, मतलब हम लोगों को लॉस हो गया 464 रुपीज़ का। तो हम लोग इस लॉस को यहाँ दिखा देंगे। समझ आया, ये वेटेड एवरेज से करने का तरीका था। अगर आप उससे करते, अगर आप फीफो से करते तो 118 के नीचे सीधा 120 रख के इंटू 20 करते तो ये अमाउंट आ जाती। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये सेल वाली चीज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा 64 का प्रॉफिट लॉस हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे 31 मार्च पे हम लोगों को पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, देन बुक क्लोज करेंगे। पहले इंटरेस्ट देंगे देन बुक क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट आज मैं 31 मार्च पे खड़ी, लास्ट मुझे इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30 सितंबर को। किन चीज़ों पे मिला होगा, जो चीज़ मैं आज होल्ड करती हूँ, आज होल्ड 40, ये 40,000 का तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ 135 में से, दैट मीन्स 95,000 पे। जब मैं 95,000 पे 8% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाती हूँ तो 3800 आ जाता है। आपको दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से मेरा ये 3800 आ गया जो मैं आज होल्ड करती हूँ। मैंने 40,000 बेच दिया है, 135 माइनस 40,000, मेरे पास 95,000 बना है। 95,000 का 8% निकाल के 6 मंथ्स का निकालूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। चलो, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, मैंने इंटरेस्ट को बैलेंस करके निकाल लिया था, इसमें कोई इशू नहीं है। बात आती है अब इसकी, ये है मेन मुद्दा। अब इसको सीखो। देखो, फीफो से निकालो या वेटेड एवरेज से निकालो, बात वही है। आपने 95,000 की, ये है 95,000 का आपका बच गया। अच्छा, आप इसकी कॉस्ट निकालते हो, आप इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए। फीफो से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताती हूँ। फीफो से देखो, इसमें से 40,000 जा चुका है तो बचा कितना, 80,000। तो इसकी तो 80,000 की वैल्यू निकालो। इसकी 10,000 की दे रखी है, इसकी 5,000 की दे रखी है, इसकी 80,000 की निकाल लो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 118,000 डिवाइडेड बाय 120 एंड इसकी हमारी कितने की निकालनी थी, 80,000 की निकालनी थी। तो मैं ये मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, आप भी मेरे साथ करके देखो। तो ये आ जाएगी 78667,
ठीक है, 78667 आ गया। उसके बाद मैं इसमें ये 2 चीज़ भी ऐड कर लूँगी, तो 78667 प्लस में 9898 प्लस में 4849, तो ये हमारी 93414, देखो दिख रहा है 93414, ये हमारी कॉस्ट आ गई है। अच्छा, हमें मार्केट वैल्यू गिवन थी 99, देखो ये दे रखी, हमें मार्केट वैल्यू थी 99, 95,000 है, ठीक है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि हम 100 का फेस वैल्यू था ना, तो ये 950 डिबेंचर्स आ जाएंगे, इंटू 99 करके देखो, 950 इंटू 99, तो ये आता है 94050। दैट मीन्स हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम दिखा रखी है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, करने की ज़रूरत, कम होती तो लॉस दिखाते, भैया लॉस हो गया, मार्केट वैल्यू तो कम हो गई है, गिर गई है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद आता है इक्विटी का, जल्दी से उसे देख लेते हैं और उसका भी जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको सारा समझ आ जाए। थोड़ा सा ये लेंदी ज़रूर है, बट इसके बाद आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। इक्विटी में हम 3 चीज़ें सीखेंगे, बोनस, राइट एंड डिविडेंड। बहुत इजी है तीनों, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के चलना, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है बट इजी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ईजी है, समझ आएगा। समझो, बात ये है, देखो मैं आपको वहीं पे ही समझा देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं, देन वहीं पे ही सारा कुछ समझ लेंगे। ध्यान से सुनना लेकिन, ठीक है, क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो इक्विटी में सबसे पहले आएगा बोनस। बोनस जो होता है ना, वो कॉस्ट पे उसका कोई असर नहीं होता, कॉस्ट पे वो कोई असर नहीं डालता, वो सिर्फ हमारे क्या बढ़ा देता है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही बोनस आता है नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज हो जाता है, उसका कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं, देखो हमारी कंपनी थी, एक्स कंपनी थी, उसने है ना हमें ऑफ़र किया, ए को ऑफ़र किया कि भाई तू अच्छा एम्प्लॉय है, एग्जिस्टिंग मेंबर है, तो हम तुझे 200 का जो शेयर था ना वो 100 में ऑफ़र कर रहे हैं, तू खरीदेगा क्या। तो इसको ऑफर मिला। अब इसके पास, ए के पास ये राइट है, या तो वो 200 का शेयर 100 में या तो खुद खरीद ले, या फिर आगे किसी को बेच दे कि देख मेरी कंपनी ने ऐसे राइट शेयर मुझे अनाउंस किए हैं, तुझे खरीदना है, देख मैं 105 में देने के लिए तैयार हूँ, ताकि 100 रुपये तो वो कंपनी को दे दे, 5 रुपये किसके पास रखे, खुद के पास रखे। 5 रुपये की वो क्या करेगा, जो खुद के पास रखा वो पार्टी बनाएगा, और कंपनी को जो गया वो कंपनी को गया, उसमें कोई नहीं। तो जो हम किसी और को बेच देते हैं उसको बोलते हैं री अनाउंसमेंट। हमने री अनाउंस कर दिया, कंपनी ने हमें अनाउंस किया था, हमने उसे री अनाउंस कर दिया, तो उसकी तो हम पार्टी बनाते हैं, उसका कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो हम खरीदते हैं उसका ट्रीटमेंट हम नॉर्मल की तरह ही करते हैं, जैसे नॉर्मल शेयर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड को लेकर है। अच्छा, डिविडेंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से सुनो। ये समझ आया, पूरा डिविडेंड समझ आएगा, पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी ये थोड़ी ना सोचेगी कि आपके पास शेयर है उसके पास शेयर है, ऐसे तो कंपनी पागल हो जाएगी, क्योंकि हर मिनट हर कोई ना कोई शेयर खरीदता है, बेचता है, कुछ ना कुछ होल्ड करता है, कुछ ना कुछ छोड़ता है, ठीक है। तो कंपनी ये तो सोचेगी नहीं, कंपनी अपना एक टाइम पे अपना डिविडेंड देती है, और उस बंदे को देती है जिसके पास वो डिविडेंड ऑलरेडी है। अब मान लो कल तक ये डिविडेंड पूरे साल भर तक किसी और के पास था, आज मैंने उसे खरीद लिया और आज ही कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो क्या क्या सारा का सारा डिविडेंड मेरा? भाई मेरे तो शेयर ही नहीं था, पूरे साल उस बंदे ने रखा उस शेयर को, और फ़ायदा मुझे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको क्या होता है, जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा आप ये देखो कि किस साल का डिविडेंड मिल रहा है, कब का डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, और जब का डिविडेंड मिल रहा है आपने उसको कब तक होल्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कि आपने उसको 6 महीने के लिए होल्ड किया हुआ है, बाकी 6 महीने किसी और के पास था, तो जो 6 महीने आपके पास था वो तो आपके लिए डिविडेंड है, वो तो आप डिविडेंड कॉलम में दिखाओगे। और जो 6 महीने किसी और का था लेकिन आपको मिल गया वो डिविडेंड क्योंकि शेयर आपके पास है वो वाला, तो वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा, वो आप उसको कॉस्ट कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, अब हम इसे भी टाइमलाइन से बना के सीखेंगे ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑन 1 अप्रैल 2009 XY लिमिटेड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बुक वैल्यू 15 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 पर शेयर थी, एंड 5,000 इक्विटी शेयर ऑन 1 जून 2009 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड इतना था। तो मतलब 2 टाइम का दे रखा है, 1 अप्रैल का दे रखा है, 1 जून का आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को उन्होंने बोनस डिक्लेयर किया है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर्स हेल्ड,
ठीक है, 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, ठीक है। उसके बाद राइट शेयर इशू किए एग्जिस्टिंग मेंबर को 1 सितंबर को, द कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड, एवरी 6 शेयर हेल्ड। और किस पे, एट अ प्रीमियम 20 रुपीज़ प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे किया है। अच्छा, कोई डिविडेंड नहीं है इन शेयर्स पे, मतलब राइट शेयर्स पे कोई डिविडेंड नहीं है, इसने खुद ने बता दिया, अगर नहीं होता तो हम पूरे पे लेते, ठीक है। डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है वो ABC लिमिट 20% हुआ है, विच वॉज रिसीव बाय 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को रिसीव किया है। अच्छा, राइट शेयर का इसने बताया, क्योंकि हमने राइट शेयर के बारे में पढ़ा था ना, वो री अनाउंसमेंट भी हो जाता है, तो इसने यहाँ पे राइट शेयर के बारे में बता रखा है कि उसने टुक अप द हाफ राइट ऑफ शेयर्स, कि उसने जितने भी शेयर लिए थे, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने शेयर्स लिए थे, उसके आधे शेयर्स तो उसने ले लिए, बाकी के उसने बेच दिए 8% पर शेयर के। तो जो बेच दिया उसकी हम करेंगे पार्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमने किया है उसका देखते हैं हमने क्या किया। हमने उसमें से बेच दिए आधे 1 जनवरी को 16.5 पर शेयर में, और ब्रोकरेज जो थी वो 1% लगी सिर्फ सेल के लिए। यहाँ पर अब ब्रोकरेज देखो, अगर ये बोलता है सभी ट्रांजेक्शन के लिए लगाओ तो सभी ट्रांजेक्शन में ब्रोकरेज लगाते, अब इसने पर्टिकुलर बताया कि इस वाली ट्रांजेक्शन में ब्रोकरेज है तो इसमें लगाएंगे। अब हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है और हम लोगों को यूज़ करना है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब वेटेड एवरेज, इक्विटी में सिर्फ वेटेड एवरेज ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइमलाइन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर टाइमलाइन ये ओपनिंग आ जाएगा, देन 1 जून का इसने दे रखा है, देन 1 जुलाई को बोनस है, देन 1 सितंबर को उसका ये वाला है राइट इश्यूज़ है, देन 31 अक्टूबर का डिविडेंड है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो 15,000, देखो 15,000 के शेयर्स थे, 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और अमाउंट, और 15,000 के शेयर्स थे। 15,000 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 15 में किए थे ना उसने, तो 225 आ जाएगा। तो ये अमाउंट आपकी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 1 जून को भी उसने साफ साफ कह दिया कि 5,000 शेयर्स हैं, 1 लाख के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि बोनस के लिए उसने क्या बोला था कि 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 5। तो अभी तक आपके पास टोटल शेयर्स कितने थे, 20,000 शेयर्स थे। कितने शेयर देगा, 1 शेयर देगा, कितने शेयर्स में, 5 शेयर्स के बदले। तो कितने शेयर्स देगा, 4,000 शेयर्स देगा, ठीक है। तो ये हमारी, मैंने क्या बोला था, बोनस जो होता है वो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाता है, कॉस्ट में उसका कोई रिलेवेंस नहीं होता, इसलिए उसकी कॉस्ट में कुछ नहीं आता, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद सितंबर में बात आई कि राइट शेयर इशू कर रहे हैं। राइट शेयर में से हाफ हमने रखे हैं, हाफ तो हमने री अनाउंस कर दिया, तो हाफ का तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हाफ का देखो, हाफ में भी वो बोलता है कि 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड। तो हम लोगों के पास अब शेयर्स कितने हैं, 24,000 एवरी 6 शेयर हेल्ड, तो 6 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास 4,000 शेयर्स, तो मतलब 4,000 हमारे पास क्या है, 4,000 हमारे पास क्या है, राइट शेयर्स है। लेकिन हमने लिए कितने, आधे, हमने आधे लिए, आधे तो हमने बेच दिए, तो हमने इसने आधे लिए। अच्छा, उसने क्या कहा था, 20 रुपीज़ प्रीमियम, हमारा फेस वैल्यू 10 था, 20 रुपये प्रीमियम मतलब 2 रुपीज़, मतलब 12 रुपये। 12 रुपये के जब मैं 2,000 शेयर्स करूँगी तो 24K आ जाएगा। एंड क्या यही अमाउंट लिखी है, यही अमाउंट लिखी है, यस आ गया, ठीक है। उसके बाद 31 हम देखेंगे डिविडेंड वाला। डिविडेंड का चक्कर बहुत मुश्किल है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। जल्दी से जाके हम लोग पहले लाइन पढ़ते हैं। ये कहते हैं डिविडेंड एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2009, मतलब पिछले साल का 20% हमें देना है, पिछले साल वाले पे। तो पिछले साल हम लोग क्या क्या होल्ड कर रहे थे वो देखते हैं। क्या ये 15,000 वाले पिछली साल थे मेरे पास, हाँ थे। इस बार का ओपनिंग बैलेंस है, पिछली बार ही तो खरीदे, इसका मतलब ये मेरे पास थे। क्या ये 5,000 मेरे पास पिछली बार थे, नहीं थे, ये मेरे पास नहीं थे, ये तो किसी और के पास थे, ये तो मैंने 1 जून को खरीदे। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा उसकी हकदार मैं नहीं हूँ, इसका हकदार वो है जो बंदे के पास ये पिछली बार थे, राइट, क्योंकि पिछली साल का डिविडेंड मिल रहा है, इस साल का डिविडेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे बोनस और राइट शेयर पे हम लोग देते नहीं है। तो 20,000 शेयर्स पे जब मैं 10 करूँगी, क्योंकि फेस वैल्यू है, और 20% निकालूंगी तो ये आ जाता है 40K। अच्छा, हमारे पास 40K का तो पूरा डिविडेंड आ गया। अब बात आती है कितना हमारा और कितना दूसरे का। सी 40K टोटल था, 40K था 20,000 शेयर्स के लिए, तो 15,000 शेयर्स, क्योंकि हमसे 15,000 शेयर्स के हकदार है, तो आ जाएगा 30K। तो 30K तो अब मेरे लिए हो गया, 10K जो है वो किसी दूसरे का है, जो मेरे पास रखा है, जो मुझे लौटाना है, जो मेरे लिए कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ समझ आया। उसके बाद वो बोलता है 1 जैन को उसने क्या किया, आधे शेयर्स बेच दिए। अब ये देखो, आधे शेयर्स उसने बेचे थे 16 पॉइंट समथिंग में, देखो 16.50 में,
देखो अब आधे शेयर्स उसने बेच दिए 16.50 में, तो अब बात आती है कितने शेयर्स हैं ये टोटल। देखो 26,000 शेयर्स को का आधा करूँगी मैं तो आता है 13,000 एंड उसको मैंने बेच दिया 16.50 में। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 13,000 इंटू 16.50 एंड ये आ जाता है 214,500 और इसमें से मैं लेस कर देती हूँ 1% ब्रोकरेज, तो 212,355 क्योंकि हमारे पास ब्रोकरेज भी थी तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, हम कुछ भी बेचते हैं कुछ भी करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही, तो अब यहाँ वेटेड एवरेज है तो मेरे पास ये सारी कॉस्ट को मैं ऐड कर लूँगी, डिवाइड करूँगी इनसे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं इससे। ये 10,000 भी इस कॉस्ट से लेस करना है क्योंकि ये भी हमारे लिए कॉस्ट है, ये हमें लेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करूँगी, 225 प्लस 1 लाख प्लस 24,000 माइनस 10,000 अपॉन में 26,000 इंटू 13,000। ये मैं करके देखती हूँ क्या आएगा। देखो आप भी करके देखो, 225,000 प्लस में 1 लाख प्लस में 24,000 माइनस का 10,000 डिवाइडेड बाय 26,000 मल्टीप्लाई बाय 13,000, तो मेरे पास आ जाता है 169,499 169,499। तो मेरे पास आया 169,499। तो इतने का हमारी कॉस्ट थी, लेकिन हमने बेचा कितने में, इतने में बेचा, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट है। तो 212,355 माइनस 169,499, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 42,856 का। 42,856 का, क्या यही हमारा प्रॉफिट आ रहा है? सी, यही हमारा प्रॉफिट आ रहा है, पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकालना, लास्ट में आपको कॉस्ट भी इसी तरीके से निकालनी है, बाकी 13,000 की जैसे आपने निकालनी है, क्योंकि अभी आपकी यही अमाउंट आई थी, क्योंकि 13,000 की अमाउंट से ये निकला है, 30,000 की अमाउंट से ये निकला है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाद में आप ये बैलेंसिंग फिगर में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है, पूरा चैप्टर हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखना इक्विटी के क्वेश्चन कैसे होंगे, डिबेंचर्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, कुछ भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी हम लोग डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहेंगे, डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अगर आपको स्पेशली कुछ जानना है, स्पेशली आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे बने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे बना दूंगी। ओके बाय।